हर मंजिल तैयारी मांगती है। JNB कोचिंग क्लासेस, मंजिल की तैयारी सफलता हमारी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक बाप की 10th क्लास की एक नई पोएम लेकर आए जिसका नाम है अमांडा और जिसे लिखा रॉबर्ट क्लीन ने। रॉबर्ट क्लीन इस पोएम के थ्रू हमें एक मैसेज देना चाहते हैं। ये बेसिकली पोएम बच्चों के लिए लिखी गई है। जिस तरह हर घर की कहानी है कि जब भी कोई बच्चा कोई काम करने लगता है तो घर वाले उसको पाबंदी में रख देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, ये काम आपके लिए अच्छा नहीं है, ये काम ऐसे नहीं करना, ये काम ऐसे नहीं करना, कई सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो इस पोएम में भी एक लड़की है जिसका नाम है अमांडा। उस पर भी कई सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं। इसमें टोटल 7 स्टेंजास हैं। कितने स्टेंजास हैं? 7 स्टेंजा। 7 स्टेंजा सीरीज वाइज इस तरह जमे हुए हैं कि पहला स्टेंजा किसी बड़े के द्वारा कहा गया है। अमांडा को कहा गया है, अमांडा को कोई कमांड दी जाती है या अमांडा को रोका टोका जाता है। अमांडा लगभग 13 to 14 ईयर्स ओल्ड एक बच्ची है। अब इसमें यूं नहीं बताया गया कि अमांडा को जो पाबंदी लगा रहे हैं अमांडा पर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कौन लगा रहा है। तो हमसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा जब कोई हम पढ़ेंगे कि इसमें जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है अमांडा पर वो है कौन। तो हम एक अंदाजा लगाकर कह सकते हैं, इसमें उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, हम अंदाजा लगाकर कहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन या तो मम्मी लगा रही होगी या फिर कोई चाची लगा रही होगी या बुआ लगा रही होगी। फीमेल का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7th या 6th स्टेंजा ऐसा आएगा जिसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि उस पर जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है वो कोई फीमेल लगा रही है। अब यहाँ इस परफेक्ट रूप से ना तो उसकी माँ के बारे में जिक्र है ना चाची के बारे में, लेकिन ये पता है कि परिवार की कोई फीमेल लेडी लगा रही है। हम यहाँ उस लेडी को माँ मानकर चलेंगे कि उसकी माँ उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, क्योंकि हम नॉर्मली हमें पता है कि कोई और रेस्ट्रिक्शन लगाए तो हम उसको फॉलो नहीं करते। अगर हम हमारे मम्मी पापा अगर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो शायद हम उन रेस्ट्रिक्शन को फॉलो कर पाए। इसमें फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा, फोर्थ स्टेंजा ऐसे करके 7 स्टेंजास में जो 1, 3, 5 और 7 स्टेंजास है वो बिना किसी ब्रैकेट के लिखे हुए हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और सेकंड, फोर्थ और 6 स्टेंजास है जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। अब ब्रैकेट में लिखे होने का मतलब वो किसी ने बोले नहीं है, वो अमांडा के माइंड में चलने वाली बातें हैं। चलो हम टेक्स्ट पढ़ें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेंजा के बारे में बात करें। फर्स्ट स्टेंजा में पॉइंट कहता है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। तो उसकी पॉइंट के रूप में उसकी माँ कह रही है, पोएट ने माँ के शब्दों में लिखा कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को मत कुतरो। छोटे बच्चे होते हैं जो कुछ समझ में ना आया तो नाखूनों को कुतरने लग जाते हैं, बैठे हटाले क्या करें। तो उसकी माँ कहती है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को मत कुतरो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच का मतलब होता है झुकाना, हंच मीन्स झुकाना। तो जैसे हम कोई डांट रहा हो हमें तो हमारी भी क्या आदत है, जब पापा या मम्मी हमें डांटे तो हम ऐसे बड़े ढीले ढाले होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही अमांडा की माँ से कहती है कि अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है? झुककर बैठना। स्लाउचिंग का मतलब हम एक तरह से ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे हम स्कूल से आए हो, थक गए हैं बहुत ज्यादा और सोफे पर बैठ गए, तो हम 2 से 5 मिनट के लिए ही सोफे पर बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा ना, हम सोफे पर बैठ रहेंगे नहीं, हम सोफे पर लेटना चालू कर देंगे। हमारे पैर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और हम पीछे की तरफ लुढ़कते जाएंगे। तो उस पोजीशन को कहते हैं स्लाउचिंग। या फिर आप जब बहुत ज्यादा थक जाते हो तो सोफे पर या कुर्सी पर बैठने के बाद आगे की तरफ झुक जाते हो या पीछे की तरफ झुक जाते हो, उसको कहते हैं स्लाउचिंग करना या झुक जाना या झुककर बैठना। तो अमांडा की माँ ने फर्स्ट लाइन में कहा कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को मत कुतरो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को मत झुकाओ। एंड
स्टॉप स्लाउचिंग, और झुककर बैठना बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट, और कैसे होकर बैठ जाओ, सीधे होकर। मींस उसकी माँ उसे बैठने के लिए भी बता रही है कि किस तरह तुम्हें बैठना चाहिए, किस तरह तुम्हें नहीं बैठना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ, देयर इज अ लैंग्वेज एमरेट्स, लैंग्वेज का मतलब होता है ह्यूज, विशाल, बहुत बड़ी क्वांटिटी वाला। अब सेकंड स्ट्रेंजर जो है, फर्स्ट स्ट्रेंजर में देखो ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब अमांडा की माँ ने कुछ बोला। सेकंड जो स्ट्रेंजर है वो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में होने का मतलब ये किसी ने बोला नहीं है, ये अमांडा अपने माइंड में सोच रही है, माँ उसे कुछ कह रही है। जैसे हमारे साथ होता है कभी कभार, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, मम्मी कुछ और बता रही होती है, तो दिमाग में जो चल रहा है ना वो बातें हमको पैराग्राफ में बताई गई है। देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब ह्यूज, बिग क्वांटिटी। एमरेल्ड का मतलब होता है ग्रीन कलर का, एमरेल्ड मींस ग्रीन कलर। तो अमांडा क्या सोच रही है अपने माइंड में कि देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब विशाल मात्रा में या बड़ी भारी क्षेत्रफल में, एमरेल्ड सी हरे कलर का समुद्र है। तो अमांडा के ख्यालों में क्या चल रहा है कि हरे कलर का विशाल समुद्र है, वेयर जहां की सोल इनहेबिटेंट इज मी, सोल का मतलब अकेली, सोल मीन्स अकेली, अलोन। तो माइंड में सोच रही है कि एक बड़ा सा विशाल ग्रीन कलर का समुद्र है जहां की मैं अकेली, सोल मीन्स अकेली, इनहेबिटेंट का मतलब निवासी, जहां की मैं अकेली निवासी हूँ। अब मरमेड, और मैं किसके रूप में हूँ वहां निवासी, एक मरमेड के रूप में। मरमेड किसको कहते हैं, जलपरी। तो अपने आप को क्या समझ रही है, जलपरी समझ रही है। तो माँ की बातें तो कुछ और चल रही है, माँ कुछ और कह रही है, लेकिन बेटी के ख्यालों में कुछ और चल रहा है। बेटी के ख्यालों में क्या चल रहा है कि बड़ा सा हरे रंग का समुद्र है जहां की मैं अकेली निवासी हूँ, और मैं कौन हूँ, एक मरमेड, जलपरी के रूप में अपने आप को सोचती है वो। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब स्विम करना या बहना कह सकते हो आप, कि मैं उस हरे समुद्र की निवासी हूँ, अकेली निवासी हूँ जहां कोई नहीं रहता, मैं वहां एक जलपरी के रूप में हूँ और ड्रिफ्ट करती रहती हूँ। ब्लिसफुली का मतलब हैप्पी, ब्लिसफुली का सिनोनिम क्या बताया जाएगा, हैप्पी, कि मैं उस हरे कलर के समुद्र में एक जलपरी के रूप में निवास कर रही हूँ, अकेली निवासी हूँ वहां की। अकेली क्यों बताया, तो मेंटल एबिलिटी बताएंगे, मेंटल कंडीशन बताएंगे उस बच्चे की, कि वो बच्ची अपने घर वालों से दूर जाना चाहती है, अकेली रहना चाहती है, ऐसी जगह रहना चाहती है जहां उस पर कोई पाबंदी ना लगाए, वो अपनी मर्जी से सारे काम कर सके। जैसे जलपरी क्या करती है, तैरती रहती है सारे दिन, ऐसे वो कह रही है मैं खुशी से वहां क्या कर सकूं, तैर सकूं। नेक्स्ट स्टेंजा, अब ये स्टेंजा वापस उसकी मम्मी ने बोला है, मतलब बातचीत चल रही है, मम्मी कुछ पाबंदियां लगा रही है, मम्मी कुछ बोल रही है उस बच्ची को, और वो बच्ची अपने ही ख्यालों में मस्त है। तो सेकंड थर्ड स्टेंजा में वापस, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, तो माँ फिर बोली उससे, माँ की आवाज फिर आई कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना काम कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम, उसने फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया कि क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। तो माँ उससे क्वेश्चन पूछ रही है बार बार कि बेटा क्या आपने होमवर्क पूरा कर लिया, क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया। आगे वो कहती है आई थॉट, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, टू क्लीन योर शूज। तो थर्ड लाइन में क्या कहती है वो, कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने जूते साफ कर लिए जाए। अमेंडा, तो अमेंडा को उसकी माँ क्या बोल रही है सेकंड स्टैंजा में, कि अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, अमेंडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। और थर्ड लाइन में बोला कि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे जूते साफ करने को भी कहा था अमेंडा। फोर्थ स्टैंजा की बात करें, फोर्थ स्टैंजा में फिर अमांडा अपने बारे में सोच रही है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ पैराग्राफ ऐसे हैं जो अमांडा की माँ या अमांडा की कोई भी गार्जियन है, जो फीमेल गार्जियन है, वो उससे बोल रही है, लेकिन हम उस फीमेल गार्जियन को माँ मान के चलते हैं। तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ स्टेंजा जैसे हैं जिसमें अमांडा उनकी बातें नहीं सुनती, अमांडा अपने हिसाब से चलती है, अमांडा के माइंड में कुछ और चल रहा है। अब सेकंड स्टेंजा में हमने क्या देखा था कि सेकंड स्टेंजा में अमांडा अपने माइंड में सोच रही है कि वो अपने आप को मरमैड मानती है, और एक ग्रीन, बड़े विशाल ग्रीन समुद्र के अपने खुद को एक अकेली निवासी मानती है। अकेली निवासी मानने का मतलब घर वालों से दूर जाना चाहती है,
कि मुझ पर कोई पाबंदियां ना रहे, मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ। अब उस फोर्थ स्टेंजा में हमने क्या देख रहे हैं, आई एम एन ऑर्फन, वो अपने आप को क्या कह रही है, मैं एक ऑर्फन। अब ऑर्फन ओरिजिनल में अमांडा ऑर्फन नहीं है। ये कहां से पता लगा, क्योंकि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ पैराग्राफ ऐसे हैं जिनमें उसको उसके कोई फीमेल गार्जियन उसे रोक टोक कर रहा है, तो वो सोच रही है अपने माइंड में। क्यों सोच रही है वो अभी इसी पैराग्राफ में बताया जाएगा। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूम रहा हूँ। तो अपने आप को क्या समझती है वो, एक अनाथ। अनाथ क्यों समझ रही है, कि जिसके मम्मी पापा ना हो उस पर रोक टोक कौन लगाएगा, तो सबसे बड़ी बात रोक टोक से परेशान है, इसलिए वो अपने आप को अनाथ समझती है। रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूम रहा हो। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, अब वो कहती है कि मैं बनाऊंगी, पैटर्न का मतलब बनाना, निर्माण करना, तो मैं बनाती हूँ सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट डस्ट विद माय हस्ड बेयर फीट। हस्ड बेयर फीट का मतलब क्या होता है, अपने कोमल मुलायम और नंगे पैरों से पैटर्न बनाने के लिए कह रही है कि मैं एक अनाथ होती, गलियों में घूमती रहती, और जहां मेरा मन करता, जहां भी मिट्टी मुझे दिख जाती, जहां मुझे डस्ट दिख जाती, उन डस्ट पे मैं अपने नंगे कोमल पैरों से क्या बनाती, पैटर्न बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। अब उस बच्चे के माइंड में देखो लास्ट लाइन कितनी अच्छी है, माइंड में जो बातें चल रही है वो कहती है द साइलेंस इज गोल्डन, कि शांति क्या है, एक सुनहरी चीज है। सुनहरी का मतलब सोने के जैसी है, जैसे सोना महंगा है, जैसे वो कहती है शांत होना जीवन में, या फिर शांति आना जीवन में। हमारे जीवन में काफी सारी उथल पुथल चलती रहती है, तो कहती है कि जीवन में शांति का होना एक सोने जैसी है। सोने का मतलब कोई वैल्यूएबल थिंग, तो यहाँ गोल्डन का मतलब क्या लिया जाएगा, वैल्यूएबल थिंग, जिनकी कोई वैल्यू हो। वैल्यूएबल का मतलब जिसकी कोई वैल्यू हो। तो साइलेंस इज गोल्डन को कहती है कि जीवन में शांत होना या शांति आना वैल्यूएबल है, बहुत महत्वपूर्ण है। द फ्रीडम इज स्वीट, लेकिन वो अगली लाइन कहती है कि फ्रीडम इज स्वीट, कि आजादी स्वीट है, मधुर है। मतलब मुझे शांति नहीं चाहिए, शांति वैसे होने को गोल्डन हो, वैल्यूएबल हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, फिर उसकी माँ उस पर कुछ रोक टोक लगाएगी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस बोलेगी वो। अब आगे कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट। उसकी माँ फिर उसे कहती है कि बेटा ये चॉकलेट मत खाओ। आगे वो कहती है रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा अपने मुहासों को याद करो। एक्ने का मतलब है कील मुहासे जो मुंह पर हो जाते हैं। अब यहां से हम उसकी एज का पता लगाएंगे कि अमांडा कितने साल की है लगभग। तो एक्ने हमको बेसिकली पता है कि जब हम टीनेज में स्टार्ट होता है, टीनेज हमारी स्टार्ट होती है 13, 14, 15 इयर्स, तब हमारे चेहरे पर एक्ने होना चालू हो जाते हैं, कील मुहासे होना चालू हो जाते हैं। तो हम यहाँ से पता लगाएंगे कि अमांडा की एज लगभग 13 to 15 इयर्स हो, तो उस टाइम उसके कील मुहासे निकल रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा ये चॉकलेट मत खाओ। और क्या तुम्हें अपने कील मुहासे याद नहीं है? विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। आगे वो कहती है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? जैसे हमारे घर में भी ये काम होता है कि हमसे अगर मम्मी पापा लड़ रहे हो, हमें डांट रहे हो और हम नीचे गर्दन करके बैठे रहे, तो उनको ऐसा फील होता है कि शायद मेरी बात ही नहीं सुन रहा। तो ऐसे ही अमांडा अपने नीचे गर्दन करके अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, जो हमने सेकंड और फोर्थ स्टैंजा में पढ़ा कि अमांडा अपने ख्यालों में खोई हुई है। एक पैराग्राफ में तो वो हमें बताती है कि वो मरमेड बनना चाहती है, अपने आप को मरमेड जैसा सोचती है। फोर्थ स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा कि वो अपने आप को ऑर्फन समझती है, कि मैं ऑर्फन हूँ और घूम रही हूँ चारों तरफ, जो मन कर रहा है वो कर रही हूँ। तो जब वो इन सारी चीजों के बारे में सोच रही थी, मम्मी की तरफ देख नहीं रही थी, तो मम्मी क्या कहती है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। क्या मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ क्या मेरी तरफ देखोगी? अभी भी वो बच्ची मम्मी की तरफ नहीं देखी और अपने फिर ख्याल बता रहे हैं पॉइंट हमें कि अमांडा 6th पैराग्राफ में 6th स्टैंजा में वो क्या सोच रही है अपने आप को, आई एम रैपुंजल। अब ये रैपुंजल कौन है? रैपुंजल की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट में। रैपुंजल एक राजकुमारी थी, इसके गोल्डन कलर के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, ऐसे कह सकते हो जादुई बाल थे। जब चाहे वो अपने लंबे बालों को यूज कर सकती थी एक रस्सी की तरह। तो रैपुंजल नाम की एक राजकुमारी थी, इसकी रियल मदर खत्म हो गई थी और इसकी एक सौतेली माँ थी।
अब सौतेली माँ थी तो सौतेली माँ इसको टॉर्चर करती थी, तो एक दिन अपने घर से निकल जाती है और ये चुड़ैल के चंगुल में फंस जाती है। अब चुड़ैल के चंगुल में फंस जाती है तो चुड़ैल क्या होता है, चुड़ैल इसे एक पेड़ में रखती है, पेड़ के ऊपर एक घोंसला बना के रखती है, फिर शायद कोई झोपड़ी होगी, तो उसमें इसको कैद करके रखा जाता है रैपुंजल। तो रैपुंजल को कैद करके रखती है, वो कहीं जाने नहीं देती उसे। अब ये कंडीशन अमेंडा की भी है। अमेंडा क्या कर रही है, अमेंडा के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारी लगाई जा रही है, अमेंडा को कहीं घूमने नहीं दिया जाता, अमेंडा को बस पाबंदियों में रखा जाता है। तो अमेंडा इसलिए अपने आप को क्या समझती है, रैपुंजल समझती है। आगे रैपुंजल की कहानी में क्या होता है कि जो चुड़ैल है वो कहीं घूमने फिरने चली जाती है और अमेंडा भी उस पेड़ के ऊपर जो झोपड़ी बनी थी उसी में रहती है। एक दिन एक राजकुमार गुजरता है वहां से, उस पेड़ के आगे से। रैपुंजल नाम की जो परी थी, या फिर आप कह सकते हो जो राजकुमारी थी, उसे वो राजकुमार दिखता है और अपने वो अकेली रहती थी वहां, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपने गोल्डन कलर के जो बाल हैं उनको उस पेड़ से नीचे लटकाती है, और नीचे लटकाने के बाद उस राजकुमार को उसे उस बालों की सहायता से वो ऊपर बुला लेती है, बातचीत करते हैं, और जैसे ही चुड़ैल का आने का टाइम होता है वो वहां से उसे भगा देती है। ऐसा एक दिन चला, 2 दिन चला, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। एक दिन चुड़ैल को पता लग जाता है और वो उस राजकुमार को मार देती है। तो ये रैपुंजल की कहानी थी। अब हमको रैपुंजल की कहानी यहाँ रिलेट कैसे करनी है, रैपुंजल अपने आप को उसने रैपुंजल क्यों समझा, रैपुंजल समझने का सबसे बड़ा मतलब था, जैसे रैपुंजल अकेली रहती थी, उस पर रेस्ट्रिक्शंस है बहुत सारे चुड़ैल के, ऐसे ही रैपुंजल की तरह वो अपने आप को सोचती है कि जिस तरह रैपुंजल पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, ऐसे मेरे पे भी रेस्ट्रिक्शन है। इसलिए वो सोचती है कि मैं रैपुंजल हूँ, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की भी देखभाल नहीं, ये मुझे कोई देखभाल नहीं करता, मेरी कोई केयर नहीं करता। आगे वो कहती है लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियल। अब टावर का मतलब यहाँ कहां से लेंगे, जैसे वो पेड़ पे रहती थी कौन, रैपुंजल, ऐसे ही वो अपने आप को सोचती है कि मैं टावर पर रहती हूँ। तो वो उस टावर की जिंदगी के बारे में कहती है लाइफ इन अ टावर, एक टावर में जो लाइफ है वो ट्रैंक्विल है, ट्रैंक्विल मतलब शांत। आप ट्रैंक्विल का मतलब क्या कह सकते हो, शांत। तो वो अपने जीवन के बारे में कहती है कि टावर के बारे में जो जीवन है वो ट्रैंक्विल है, एंड रेयर का मतलब दुर्लभ, हर किसी को नहीं मिलता ऐसा जीवन। तो रैपुंजल अपने आप को रैपुंजल समझती है, और रैपुंजल समझ के वो कहती है कि मेरी कोई केयर नहीं करता। दूसरी बात वो कहती है कि टावर में जो जीवन है वो ट्रैंक्विल मतलब शांत है पूरी तरह, रेयर का मतलब दुर्लभ है। शांत क्यों बताया, क्योंकि सबसे अलग थलग रह रही है, जैसे रैपुंजल रहती थी वो अपने आप को रैपुंजल समझती है, और वो कहती है कि जिस तरह रैपुंजल एक टावर में या पेड़ के ऊपर रहती थी, इस तरह अगर मैं भी रहूं तो वो टावर वाला जीवन शांत है पूरी तरह, रेयर का मतलब दुर्लभ है, हर किसी को वो ऐसा जीवन प्राप्त नहीं होता। आगे वो कहती है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, कि जिस तरह रैपुंजल ने गलती की थी, कौन सी, जैसे अभी मैंने आपको बताया रैपुंजल वाली कहानी में कि वो अपने सुनहरे बालों को नीचे लटका देती है और राजकुमार को ऊपर खींच लेती है, ऐसे वो कहती है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन मतलब नीचे लटकाना। तो कहती है कि मैं जरूर ये बात मैं जरूर से जरूर ये कह रही हूँ कि जिस तरह रैपुंजल ने अपने सुनहरे बालों को नीचे लटकाया था, इस तरह मैं अपने सुनहरे बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी। माय ब्राइट हेयर का मतलब सुनहरे बाल, कि मैं रैपुंजल वाली गलती नहीं करूंगी, क्योंकि अमेंडा को तो चाहिए क्या, शांति और वो दुर्लभ जीवन। वो नहीं चाहती कि कोई उसे डिस्टर्ब करे, जैसे उसकी माँ डिस्टर्ब करी है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रही है। तो वो क्या कह रही है कि मैं एक रैपुंजल की तरह हूँ, या मैं क्या बनना चाहती हूँ, एक रैपुंजल बनना चाहती हूँ, मेरी कोई केयर नहीं किसी को, और टावर में जो जीवन है वो शांत है और वही मुझे चाहिए, रेयर है, दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने जिस तरह रैपुंजल ने अपने सुनहरे बालों को लटका कर गलती की थी, किसी को ऊपर बुला लिया था, अपनी शांति भंग कर दी थी, इस तरह मैं अपनी शांति भंग नहीं करना चाहती, मैं अपने सुनहरे बालों को नीचे कभी नहीं लटकाऊंगी। अब ये तो उसकी मन की बातें थी। लास्ट पैराग्राफ में फिर माँ बोल रही है, और माँ को बार बार ऐसा फील हो रहा है कि शायद बेटी मेरे पर ध्यान नहीं दे रही है, मेरी बातों को नहीं सुन रही है, तो फिर चिल्लाती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग का मतलब होता है मन में कोई बात सोचना, मनगढ़ंत, हम मन में अलग अलग कल्पनाएं बुनते रहते हैं, अलग अलग कल्पनाएं बुनते रहते हैं, उनको कहते हैं सल्किंग करना।
तो माँ लास्ट पैराग्राफ में क्या कहती है, लास्ट स्टेंजा में, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अभी के अभी ये सल्किंग करना बंद करो। सल्किंग करने का मतलब भाई मन ही मन में जो तुम सोच रही हो ना, जो मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हो, उस काम को करना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से ही मूडी हो। मूडी होने का मतलब भी चंचला, मन करा तो कोई काम कर लिया, मन किया तो काम नहीं किया, उसे कहते हैं मूडी। तो वो कहती है तुम शुरुआत से ही मूडी हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्लेक्ट यू। जैसे हमारी माँ चिल्लाती है, माँ लड़ती है, हमारी गलती वो तो भी लड़ लेती है कभी कभार, गलती होती है तब तो लड़ती है। तो कभी कभार माँ के मुंह से भी आपने वो सुना होगा कि जब हमसे लड़ती रहती तो लास्ट में एक लाइन कहती है कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कोई सुनेगा तो ये कहेगा मैं तेरे पर हमेशा चिल्लाती हूँ, हमेशा तेरे पर गलती निकालती रहती हूँ। तो सेम उसी तरह अमेंडा की माँ भी कह रही है एनीवन वुड थिंक, किसी को ये लगेगा कि कोई ये सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू। नेग्ड का मतलब क्या होता है, गलतियां ढूंढना, कमी निकालना। तो लास्ट लाइन में मम्मी क्या भी कहती है, शुरू से वो चिल्लाती आ रही है मम्मी उन पे, इस पर अमेंडा पर, और लास्ट में लाइन में क्या कहती है कि किसी को क्या लगेगा कि हमेशा तुम पर क्या निकालती रहती हूँ, गलतियां ढूंढती रहती हूँ, हमेशा मैं तुम पर चिल्लाती रहती हूँ, हमेशा तुम्हें टोकती रहती हूँ, कोई सुनेगा तो क्या समझेगा। तो ऐसा अमेंडा की माँ लास्ट पैराग्राफ में क्या कहती है, सल्किंग करना बंद करो, मन ही मन में जो तुम सोच रही हो वो काम करना बंद करो। तो हमेशा से मूडी हो, मूडी का मतलब जो मन में आता है वो काम करती हो। और एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्लेक्ट यू, और हर किसी को ये लगेगा कि मैं तुम पे हमेशा दोष निकालती रहती हूँ। और इस तरह पोइम का लास्ट स्टेंजा खत्म हो जाता है। इस पोइम से हमें क्या सीखने को मिला, मेनली तो मेरे पेरेंट्स को इसको सुनाना चाहिए, और मैं इस पोइम के लिए बच्चों के साथ हूँ कि जैसे पेरेंट्स हमेशा हर चीज़ के लिए रोक टोक लगाते रहते हैं, ऐसे पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। कभी कभार बच्चों की भी सुननी चाहिए कि पता नहीं बच्चा सही डिमांड कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो। तो हमेशा बच्चे को रेस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। ओके, तो आपको ये कैसी लगी पोएम, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।